Hello everyone, welcome back to another session for reasoning for your RBI Grade B 2026 exam and we are discussing critical reasoning and कुछ क्वेश्चन जो आपके पजल्स के रह गए थे आपके होमवर्क क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे ओके सो आई होप आपने सारी ही जो अभी तक के चैप्टर्स हैं वो कवर कर रहे होंगे अच्छे से कवर करे होंगे सो नाउ यू नो दैट कि वी हैव टू प्रैक्टिस मोर फॉर रीजनिंग एंड तभी जाके हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और तभी हम अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे इन रियल एग्जामिनेशन ऑल्सो ठीक है सो स्टार्ट करते हैं विद आर होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क से दिया था कि आपके पास इसमें फ्लोर्स भी हैं और साथ में आपके पास क्या है ईयर भी है तो अकॉर्डिंग टू फ्लोर आप यहाँ पे टेबल बनाओगे बिकॉज आपके पास जो है जो कंडीशंस है वो फ्लोर के अकॉर्डिंग गिवन हो रखी है तो हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे वी नीड टू कैलकुलेट द एज ऑफ द पर्सन फ्रॉम द बेस ईयर 2020 तो 2020 की ईयर के पहले सबसे पहले एज कैलकुलेट साइड में कर देते हैं इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस ठीक है तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 78 ठीक है तो 78 1978 1985 89 93 94 95 97 98 एक मिनट ठीक है 8 पर्सन्स हमारे बॉर्न हुए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में तो सबसे पहले हम इनकी एज कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करा आपने एज कैलकुलेट किया 2020 से तो 2020 से सबसे पहले इस जो लास्ट पर्सन उसकी एज क्या होगी 2022 देन इससे पहले पर्सन जो होगा इसकी एज कितनी हो जाएगी 23 फिर इससे पहले 2 साल पहले 2 ईयर जो बिफोर 2 ईयर पर्सन हुआ है तो उसकी 2 ईयर ज़्यादा होगी तो 25 आपका यहाँ जाएगा देन एक प्लस आप ऐड कर दोगे 26 इसकी एज हो जाएगी इसकी कितनी जाएगी 27 एंड यहाँ पे इसकी एज कितनी हो जाएगी 31 ठीक है इसकी एज कितनी हो जाएगी आपकी ये 4 ईयर्स पहले बॉर्न हुआ है तो यहाँ पे 35 ईयर्स एज हो जाएगी और यहाँ पे ये पर्सन 78 का है तो आपके पास कितनी हो जाएगी इसकी एज हो जाएगी 42 तो ये मेरे पास एज आ गई पर्सन की ठीक है अब आपने जब टेबल बनाया तो टेबल आपने जब बनाओगे तो 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर 6th फ्लोर 7th फ्लोर एंड 8th फ्लोर के हिसाब से आपने टेबल बनाया ठीक है सो एन लिव्स ऑन एनी फ्लोर उसने बोला एन जो है आपके एनी फ्लोर and lives on any floor below the one who is born in 1993 तो जो पर्सन आपका 1993 में बॉर्न हुआ है तो वो कितने ईयर का है यहाँ पे 27 ईयर्स का है तो 27 वाले जो पर्सन है उससे नीचे आपने एन को रखना है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो आर इज 1/3 जो पर्सन्स नंबर ऑफ पर्सन्स आर के नीचे रहते हैं आर 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो द वन हुज एज इज 25 ईयर्स जितने पर्सन्स आपके लिविंग बिलो 25 ईयर का जो पर्सन होगा उसके नीचे है अब इसको आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आपका अगर जो 25 वाला पर्सन है उसके नीचे 3 पर्सन ही रहे तो आपके पास यहाँ पे आर के नीचे कितना हो जाएगा 1 पर्सन बिकॉज 1/3 करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 पर्सन अगर इसके नीचे 6 पर्सन रहे तो यहाँ पे 2 पर्सन हो जाएगा क्योंकि 6 से कैंसिल आउट होगा तो 2 पे हो जाएगा तो 2 पर्सन आर के नीचे रहते हैं तो ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास यहाँ पे बनेगी अभी हमें नहीं पता कि क्या सही है इसको ऐसे ही छोड़ दो एटलीस्ट 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एन एंड द वन हुज एज इज 27 तो 27 एन से ऊपर रहता है इनके बीच में एटलीस्ट मतलब एक पर्सन तो होना ही चाहिए और एक से ज्यादा भी हो सकता है एक से इक्वल भी हो सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एज 25 एंड एन जिसकी एज 25 है और एन के बीच में 2 ही पर्सन रहते हैं अब यहाँ पे काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है 25 सॉरी और एन के लिए है ना तो
आगे भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट एन के लिए ही दिख रहा है, उसे भी रीड करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर एंड एन इज 53 ईयर्स, कि जो पर्सन आपका यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहता है एंड एन की जो एज होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, 53 ईयर्स हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखो कि एज, इसको भी सिंप्लीफाई साथ के साथ कर दो कि 53 एज दो लोगों के सम कैसे आ सकता है। तो 22 में अगर क्या ऐड करोगे कि 53 आ जाए, अगर आप 23 में ऐड करोगे तो 31 ऐड करोगे 53 आ जाएगा। तो एक की एज 22 हो सकती है, एक की एज कितनी हो सकती है, 31 हो सकती है। अब 22 में बाकी किसी को भी ऐड करोगे तो 53 नहीं आएगा। अब 23 में काउंट करो तो किसको ऐड करोगे, 23 में अगर 27 को ऐड करोगे तो 50 आ रहा है आपका, और बाकी किसी को भी ऐड करोगे तो नहीं आएगा। 25 में ऐड करो कि 53 आ जाए, 25 में क्या ऐड करोगे, 27 ऐड करोगे तो यहाँ पे से तो 52 आ रहा है ये, राइट। और कुछ ऐड करोगे तो नहीं आएगा आपके पास 53। अब बचा 26, तो 26 में ऐड करोगे 27 को तो आपके पास 53 आ जाएगा। बाकी और कोई नंबर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। आपके पास है टू पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु बॉर्न इन 1993। 1993 अगेन वो 27 ईयर बॉर्न वाला पर्सन जो है उसके और क्यू के बीच में आपके पास दो पर्सन है। द एवरेज एज ऑफ द वन हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर एंड एस, की जो एवरेज एज है जो फर्स्ट फ्लोर पे पर्सन रहता है और एस की वो वन मोर है किसकी एज के, पी की एज के। अभी तो पी के लिए कुछ लेना देना ही नहीं है हमारे पास, बोला ही नहीं गया। क्यू के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, क्यू हुज एज इज नॉट एन ऑड नंबर लिव्स जस्ट अबव द वन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो मल्टीपल ऑफ 5 में दो एज है, यहाँ पे दो एज है 35 एंड 25। तो क्यू कहाँ रहता है, क्यू ऐसे पर्सन के बिल्कुल ऊपर रहता है जिसकी एज 35 या फिर 25 है, ये चीज ध्यान रखना है। साथ में ए क्यू की जो खुद में एज है वो एक इवन नंबर होगी बिकॉज नॉट एन ऑड नंबर। तो क्यू की जो एज है वो एक इवन नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करूं तो आपके पास क्या आएगा, देखो अगर आपके पास जो 25 एज वाला पर्सन होगा उसके नीचे 3 पर्सन है, सपोज जो 25 एज वाला पर्सन होगा अगर उसके नीचे मेरे पास 3 पर्सन है तो आर के नीचे मेरे पास 1 पर्सन हो जाएगा। सपोज आपके पास जो 25 वाला पर्सन है उसके नीचे मेरे पास कितने पर्सन हो गए, 6 पर्सन हो गए, तो यहाँ पे आ गया। और आर के नीचे इसमें 2 पर्सन हो जाएंगे, राइट। अब 25 के अकॉर्डिंग जो है हर चीज में आपके पास एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास हर जगह पे अलग अलग जो है पोजीशन आ सकती है 27 वाले की, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, 25 से हमारे पास n रखा हुआ है तो उसको स्टार्ट करते हैं। 25 और n के बीच में 2 पर्सन है, साथ में ये भी ध्यान रखो कि n 27 से कहीं ना कहीं नीचे होगा। तो n अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा बिकॉज 27 की पोजीशन नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पे n नहीं आके आपको n कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर। सेम आपको नेक्स्ट में करना है कि आपको 1 और 2 n कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट उसमें क्या कहा कि Q, और Q के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, तो 27 पहले फिल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि हम 27 कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं। तो 27 को लिए देखो आप कहाँ कहाँ फिल कर पाओगे, वन बाय वन मैं यहाँ पे इसको मार्क करती हूँ। तो n और 27 के बीच में क्योंकि एटलीस्ट एक पर्सन तो होना ही चाहिए, तो पहले केस में 27 यहाँ पे आ सकता है, 27 यहाँ भी। अब 27 के साथ साथ Q को भी चेक करते रहो, Q को भी चेक करते रहना पड़ेगा। तो 27 आएगा तो 1 और 2 क्यू की पोजीशन है, ठीक है। 27 यहाँ आ जाएगा तो 1 और 2 क्यू की पोजीशन है, ठीक है, ठीक है। 27 यहाँ पे आ सकता है क्या, 1 और 2 क्यू की पोजीशन नीचे भी है, ठीक है, ये भी। तो 27 यहाँ पे भी आ सकता है, 27 आपका यहाँ भी आ सकता है, राइट। और 27 आपका यहाँ भी आ सकता है, पर 27 7 पे आएगा अगर तो यहाँ पे क्यू की एज 25 हो जाएगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, इवन एज चाहिए थी। तो आपके पास पहले केस में आप ये देखो कि 25 की कितनी पोजीशंस आ रही हैं, आपके पास 27 की 4 पोजीशंस आ रही हैं। अब आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट केस के अंदर क्या हो सकता है, आपने n यहाँ पे रखा तो 27 यहाँ भी आ सकता है, बट आपके पास q की पोजीशन नहीं मिल पाएगी, राइट। तो यहाँ पे 27 कैंसल्ड आउट हो गया। तो दूसरे केस में सिर्फ एक ही केस आपका बन पा रहा है कि मेरे पास 27 की एक ही पोजीशन है, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या क्या अभी तक ट्राई किया, हमने ट्राई किया ये वाला कंप्लीट कर दिया है, ये दोनों ही, ये वाला कंप्लीट कर दिया है, राइट।
एक केस के अंदर तो हो ही गया है, और ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और रख लो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा जो पहले केस है उससे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो उससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रीड कर लेते हैं। तो टी हु डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, मतलब टी एक इवन नंबर्ड फ्लोर पे नहीं है तो एक ऑड नंबर फ्लोर पे होगा। तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि जो टी है, टी लिव्स एन इवन फ्लोर। ठीक है, इवन एज थी इसकी। आपके पास was neither born in 1985। 1985 वाला पर्सन कितने एज का है? 35। तो टी की जो एज है वो 35 नहीं है, नॉर हिज एज इज एन इवन नंबर। बाकी ऑड नंबर आपकी टी की एज होगी। तो ऑड नंबर में बचा क्या क्या? मेरे पास बचता है ऑड नंबर में 31, 27 और 25 और 23। तो ये चार एज मेरे पास टी की हो सकती है, बिकॉज 35 तो कैंसिल आउट हो गया। The age of P is neither an the age of P is neither an odd number nor does he live below M। मतलब P की एज भी क्या है गाइस? P की एज जो है वो एक इवन नंबर एज है। P की एज क्या है? एक इवन एज है, और साथ ही वो बिलो M नहीं है, तो ऊपर रहता है। तो P जो है वो M की ऊपर की साइड कहीं ना कहीं आपको अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ो, द नंबर ऑफ क्यू के लिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पर्संस लिविंग बिलो क्यू इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्संस एबव एम। कि जो नंबर ऑफ पर्संस क्यू के नीचे हैं, नंबर ऑफ पर्संस लिविंग बिलो क्यू इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्संस लिविंग एबव एम। एम के ऊपर की साइड जो रहते हैं, ये अलग से है। ठीक है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी। द एज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एस, मतलब एज की जो एन की जो एज है वो एस से कहीं ना कहीं ग्रेटर होगी। मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन ओ एंड पी हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि मोर देन 2 फ्लोर्स रहते हैं ओ और पी के बीच में। ओ, इसको मैं दूसरी साइड लिख लेती हूँ। ओ और पी के बीच में मोर देन 2 फ्लोर रहते हैं, और साथ में पी जो है वो टॉप फ्लोर, मतलब पी 8th फ्लोर पे रहता है। आपको एक चीज समझ आई, यहाँ पे से कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। अगर P यहाँ पे 8th फ्लोर पे रहता है सबसे टॉप पे, क्योंकि ये ऑलरेडी बता दिया गया है, तो P कांट बी 27, क्योंकि P की एज एक इवन एज है। तो 27 पहले केस में यहाँ पे से कैंसिल्ड आउट रख दिया हमने, और दूसरे केस में भी 27 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि P 27 या एक ऑड एज नहीं हो सकता। तो दूसरा केस तो वहीं पे पूरा कैंसिल्ड आउट हो गया। अब पहले केस के सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज बची हैं, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, 1 बाय 1। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया था साइड में, इसको हटाकर हम ऐसा करते हैं कि 27 की जो अलग पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग केसेस बना लेते हैं। तो पहले आपने क्या किया, आर एन और 25 जो फिक्स्ड हैं उनको 1 बाय 1 यहाँ पे रख दिया। हमने देखा कि एक बार 27 हम एक जगह यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और दो बाकी के केसेस में हम क्या करेंगे, 27 को एक बार यहाँ पे फिक्स कर दिया और एक बार यहाँ पे फिक्स कर दिया। 27 फिक्स होगा तो क्यू भी फिक्स होगा साथ के साथ, 1 और 2 क्यू आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सॉरी, क्यू आपने यहाँ पे रख दिया 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट 27 में देखो 1 और 2 क्यू तो नीचे नहीं आ सकता, 1 और 2 क्यू आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी कैंसिल्ड आउट हो गया, क्योंकि पी सबसे टॉप फ्लोर पे रहता है। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया सारा। 27, 1 और 2 क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला हट गया, मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, क्यू आर एन 25 और 27, इसको हटा देते हैं यहाँ पे से। ठीक है, अब आप यहाँ पे से ये देखो कि 27 वाला सारा हो चुका है। क्यू का जो एज है वो एक इवन एज है, और क्यू के नीचे 35 ईयर वाला रहता है, या 25 ईयर वाला रहता है एज वाला। तो फर्स्ट केस में 25 ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे दूसरी जगह है, तो आप 35 को यहाँ पे क्यू के नीचे रखोगे, क्यू के नीचे 35 को रखोगे, एंड आपके पास क्यू के ऊपर की साइड 35 और 25 ऑलरेडी आ चुका है, तो 35 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये हमने ये वाला क्लियर कर दिया है।
क्लियर। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो हमने एन और सेकंड फ्लोर वाला जो पर्सन है ना उसके लिए जो 53 सम लिखा था, इसको देखो, इसको देखो, क्या एन 27 हो सकता है? नहीं, एन तो 27 नहीं हो सकता, ये क्लियर है। अब आप ये बताओ कि अगर एन 27 नहीं है तो एन अगर 26 हुआ तो जो सेकंड फ्लोर वाला पर्सन होगा वो आपका यहाँ पे 27 होगा फिर, क्योंकि अगर एन 26 है तो 27 सेकंड फ्लोर वाला पर्सन होगा, मान लो। पर क्या सेकंड फ्लोर वाला 27 पॉसिबल है? दोनों ही केसेस में आप देखोगे सेकंड फ्लोर पे 27 पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका जो ये सेकंड वाला पॉसिबिलिटी है यहीं पे आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो आपका पहला पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, तो ये भी हमने फिल कर देना है अब। तो आपके पास, क्योंकि n जो है वो हमें नहीं पता, पर n की एज चीज पता है कि n जो है वो ग्रेटर देन s है। अगर n ग्रेटर देन s है तो n कांट बी 22 विच इज द लोवेस्ट एज, राइट। तो n जो है वो 22 हो ही नहीं सकता, तो आपके पास n हो जाएगा 31 और 22 हो जाएगा आपकी r की या फिर सेकंड फ्लोर पे जो कोई पर्सन रहता है उसकी एज, राइट। तो n तो 31 यहाँ पे आ गया, बट r की एज पहले केस में 22 इजीली हो गई, बस सेकंड केस में नहीं आ सकता क्योंकि r के लिए पोजीशन खाली नहीं है, राइट। तो आपके पास वो केस भी कैंसिल्ड आउट हो गया। नाउ ओनली वन केस इज रिमेनिंग, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एज नीचे की साइड हो चुकी है, पी टॉप फ्लोर पे ऑलरेडी आ चुका है, ये हमने फिल कर देना था। आपके पास यहाँ पे 22 वाला जो हो चुका है और 31 एन की एज आ गई है। अब हमें देखना है वन बाय वन क्या क्या बच रहा है। पी की एज एक इवन नंबर है, तो पी की एज क्या क्या हो सकती है? पी की एज 26 हो सकती है और 42 हो सकती है सिर्फ, क्योंकि 26 और 42 बचा है, उसके अलावा 22 ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्यू की भी एज, क्योंकि एक इवन नंबर है दोनों की, तो इसमें भी 26 और 42 यहाँ पे से कहीं पे भी आ सकता है, हमें नहीं पता, राइट। अब आगे देखो ओ के लिए और पी के लिए, उसने कहा ओ और पी के बीच में मोर देन 2 फ्लोर्स होने चाहिए। तो मोर देन 2 फ्लोर आपके पास यहाँ पे ओ जो 2 पोजीशन पे आ सकता है, ओ 2 पोजीशन पे आ सकता है, तो क्या हम यहाँ पे ओ को रख सकते हैं कहीं पे भी? दोनों में से किसी भी पोजीशन पे ओ को रखो, सही दिख रहा है अभी के लिए, राइट। राइट तो मोर देन 2 आपके पास ओ कहीं भी आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, अब ये ओ क्यू और एम वाली जो कंडीशन है उसको स्टार्ट करते हैं। क्यू और एम वाली कह रहा है कि जितने पर्सन क्यू के नीचे, आपका ऑलरेडी क्यू फिक्स हो चुका है यहाँ पे, तो आपके पास 5 पर्सन क्यू के नीचे हैं, तो एम के ऊपर कितने पर्सन होने चाहिए? 3, बिकॉज 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। तो एम के ऊपर आपको कितने मिलने चाहिए? 3। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई कि एम आपका यहाँ पे फिट हो गया। पी एम के ऊपर है, ये भी कंफर्म हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे जो एक लास्ट बचा है टी की एज, तो टी के लिए मेरे पास जो एज है वो टी एक जो है इवन फ्लोर पे रहता है। अब क्योंकि इवन फ्लोर 7th नहीं है, 3rd नहीं है, और सिर्फ एक ही इवन फ्लोर बचता है, विच इज सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही इवन फ्लोर बच रहा है, विच इज 4th फ्लोर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? ठीक है, टी आपका 4th फ्लोर पे आ गया। और टी हु डज नॉट लिव ऑन एन इवन फ्लोर था गाइस, सॉरी, टी आपका इवन फ्लोर पे नहीं रहता है। टी आपका इवन फ्लोर पे नहीं रहता, तो टी के लिए पोजीशन 2 बनेगी ना? हाँ, 1 सेकेंड, टी के लिए 2 पोजीशन है, ठीक है। चलो, तो टी इवन फ्लोर पे भी नहीं है, और हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास टी यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा। अभी हमने यहाँ देखा कि ओ की भी 2 पोजीशन आ रही है, 4th फ्लोर या फिर आपके पास क्या है? 3rd फ्लोर, राइट। अब ऐसा करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्या कंफर्म हो सकता है? टी की जो एज है वो 27 भी पॉसिबल है और कुछ और भी पॉसिबल है। एक एज और बची हुई है जो हम कहाँ पे रखेंगे? देखो, 26 और 42 के लिए 2 पोजीशन है यहाँ पे, तो उनके अलावा तो वहाँ पे कोई और एज नहीं आएगी। जो आपका 7th फ्लोर है वहाँ पे कौन सी एज जो है वो बची हुई है, उसको आपने वहाँ पे फिट करवा देना है। तो आपके पास बचा है यहाँ पे से 31 हो चुका है, 22 भी हो गया है, 23 बचा है, तो 23 विल बी फॉर टी, 23 विल बी फॉर टी, तो ये ठीक है। एस के लिए देखो, एस के लिए क्या आ सकता है यहाँ पे? एस का आपके पास एक कंडीशन गिवन हो रखी है पी के साथ, ये वाला देखो ध्यान से। तो एस के लिए कहा गया है जो 1st फ्लोर पे रहता है उसकी एज, यहाँ पे एज की बात हो रही थी, ठीक है।
आपके पास जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसकी एज यहाँ पे 31 है, प्लस एस की एज हमें नहीं पता अपॉन में 2 इज इक्वल टू आपका पास जो 1 है पी एज, इसकी एज मुझे नहीं पता, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी देखो कि एस की एज क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास। तो 31 प्लस एस की एज आपने रखी और 1 प्लस पी आपने रखा। पी के लिए मेरे पास या तो 26 या तो 42, 1 बाय 1 चेक करते हैं। सपोज आपने पी को 42 कर दिया तो आपके पास प्लस 1 करके कितना आ जाएगा, ये 43। तो यहाँ पे किसी का हाफ जो है वो 43 आना चाहिए। तो 31 में क्या ऐड करोगे अब, क्योंकि एस की जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन होगी जहां पे कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है, जहां पे कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। ओके, आपके पास देखो यहाँ पे टी किस जगह पे भी ऐसा आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एस को 23 बना दूं, सपोज एस को 23 बना दूं, क्या यहाँ पे 43 हाफ करके आ जाएगा? लेट्स सी, 23 आपने यहाँ पे एस को बनाया तो आपके पास आ जाएगा 54, जो कि गलत आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ पे एस 25 भी हो सकता है, तो 25 प्लस 31 करके देखो, एक बार ट्राई करो। तो 31 प्लस 25, तो आपने देखा कि यहाँ पे 56 आ गया, 56 अपॉन 2 43 नहीं होता, राइट। तो इनका समीशन आना कितना चाहिए, इनका समीशन आना चाहिए इस जगह पे, यहाँ पे 86, राइट। तो आपके पास एस के एस 25 आके गलत आ रहा है, 27 करके देखो तो आपके पास यहाँ पे भी 86 सम नहीं आ रहा है, राइट। तो ये जो है अगर मैंने पी को 42 रखा है तो सारी एज जो है वो एस के लिए कंफर्म नहीं बैठ रही, तो इसका मतलब सारी की सारी तो गलत हो नहीं सकती, एक तो सही होनी चाहिए थी। तो आपने जो स्टार्टिंग क्या करी थी, जो आपने स्टार्टिंग करी थी पी इज 42, वही रॉन्ग था, पी इज 42 वही आपका रॉन्ग था। अब एक बार पी को 26 रख के देखो, 1 प्लस 26 विल बी 27। तो अगर मैं इसको देखूं तो 31 प्लस एस की जो आना चाहिए यहाँ पे 54 आना चाहिए, ठीक है। तो 54 कैसे आएगा, सपोज एस आपका 23 है तो आपके पास 23 करोगे 54 आ गया, तो एस के लिए 23 पॉसिबल आ रहा है। लेट्स सी दूसरा कुछ, आपके पास एस को 25 करोगे तो 25 करके तो 56 आ जाएगा विच विल बी रॉन्ग, एंड 27 करके ये 58 आ जाएगा विच विल बी डिफरेंट अगेन। तो आपके पास 23 पॉसिबल है एस के लिए, अगर मेरे पास पी 26 होता है तो ये सब कुछ पॉसिबल आ रहा है। तो नाउ वी हैव फिक्स्ड एजेस कि age of P is 26, age of Q is 42, age of Q is 42, ठीक है। बाकी आपके पास जो S है, S की एज ऑलरेडी 23 फिक्स हो गई है, तो अब आप S को कहां पे फिक्स करोगे, जहां पे 7th फ्लोर है। अगर S वहां पे ऑलरेडी फिक्स हो गया तो जो बची हुई T की पॉसिबल पोजीशन थी वहां पे आपको T को रखना पड़ेगा, तो जो बची हुई T की पॉसिबल पोजीशन थी वहां पे T को रखना पड़ेगा और O आपका यहाँ आ जाएगा। नाउ वी हैव द कंप्लीट टेबल एंड द एज कंप्लीट सारे पर्सन की, राइट। तो आपके पास यहाँ पे हमने सारा कंप्लीट कर दिया, ठीक, वन बाय वन। सो हम क्वेश्चंस पे देखते हैं व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड ओ। एम और ओ के बीच में क्या एज डिफरेंस है गाइस, तो एम और ओ के बीच में यहाँ पे 10 का एज डिफरेंट है 10, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो इनमें से देखो Q इज इमीडिएट अबव M, ये सही है। T लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर भी ठीक है। O लिव्स 2 फ्लोर अबव R, ये भी ठीक है। T लिव्स बिलो N, T लिव्स बिलो N, ये गलत है, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। हु इज द यंगेस्ट, तो 22 जिसकी एज होगी, तो आई थिंक आपके पास R इज द यंगेस्ट पर्सन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपके पास लिखा गया है T लिव्स ऑन एन इवन फ्लोर, ये तो गलत ही है। P is older than M, let's see, P is older than M, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो N लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, N आपका 5th फ्लोर पे रहता है, ये भी रॉन्ग है। तो सारे के सारे यहाँ पे रॉन्ग हैं, तो कोई भी सही नहीं है, नन विल बी माय आंसर, नन विल बी माय आंसर, ओके। सो गाइज आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वी विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये वाले। अब आपके पास डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं। 6 पर्सन्स हैं आपके पास एंड दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, तो अलग अलग फ्रूट्स वो लाइक करते हैं, आपको बस बताना है ग्रेप्स कौन पसंद करता है। तो आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड एफ है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का। तो एलेक्स डज नॉट लाइक ग्रेप्स, कार्ल लाइक्स ग्रेप्स,
सॉरी, कार्ल लाइक्स एप्पल्स एंड देव एंड एरिक डू नॉट लाइक द सेम आइटम। अब हमें ये पता है कि डू नॉट लाइक द सेम आइटम, देन बट इट कैन बी एनी, ऑरेंज हो सकता है, बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, राइट, और ग्रेप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं मिली, सिर्फ सी का ही पता चला, बाकियों का पता नहीं चला, ग्रेप्स का कोई अता पता नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका आंसर जो है वो नहीं आया है। लेट्स ट्राई द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट अब मैं ट्राई करूंगी। तो फिन लाइक्स बनाना, ठीक है, और बेन डजंट लाइक एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल नहीं आएगा। बेन एंड एरिक लाइक द सेम फ्रूट, तो सेम फ्रूट में ऑरेंज आ सकता है, ग्रेप्स आ सकता है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो बनाना और ये बी और एरिक है वो बनाना लाइक करते हैं या फिर ऑरेंज लाइक करते हैं या फिर आपके पास ग्रेप्स लाइक करते हैं, राइट। तो ये भी आपका कंफर्म नहीं हुआ। नाउ वी विल कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स, बिकॉज सेकंड से भी आंसर जब नहीं आ रहा तब जाके आप दोनों को कंबाइन करोगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में एक चीज आप देखो कि वन बाय वन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो कार्ल लाइक्स एप्पल ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फिन लाइक्स बनाना ऑलरेडी है। इसमें आपको पता है कि दीज 6 पीपल लाइक 4 फ्रूट्स, तो इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 2 फ्रूट पसंद करते हैं, राइट। अब आपके पास यहाँ पे इन दोनों का तो हो गया क्लियर, बट एलेक्स डज नॉट लाइक ग्रेप्स, तो चलो ग्रेप्स यहाँ पे नहीं आएगा। देव एंड एरिक डू नॉट लाइक द सेम फ्रूट, तो अलग अलग फ्रूट है। एंड फिन लाइक्स बनाना, बेन डजंट लाइक, यहाँ पे एप्पल नहीं आएगा। बेन एंड एरिक लाइक सेम फ्रूट। तो अब देखो अगेन बैरिक जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स की पोजीशन फिक्स नहीं हुई कि ग्रेप्स फ्रूट कौन इनमें से एग्जैक्टली लाइक करता होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो मेरा आंसर क्या होगा कि आपके पास डेटा इन बोथ 1 एंड 2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There are 5 items Q, R, S, T and U placed on the table one above the other. ठीक है, 5 item placed on the table one above the other according to their height. The smallest item is placed at bottom most position, which is numbered as 1. तो bottom most position numbered as 1, 2, 3, 4 and 5. तो according to उनकी height के हिसाब से ये टेबल बना हुआ है। बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, और जो आपके पास यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है इसलिए ये टेबल ऐसा बन रहा है। एंड जो आपके पास जिसकी हाइट हाईएस्ट होगी या लार्जेस्ट होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास क्या कहा गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कितने बॉक्सेस प्लेस किए गए हैं। तो वन बाय वन चेक करने से अच्छा है हम यहाँ पे क्या करें, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। तो पहले को ट्राई करते हैं। क्यू इज प्लेस्ड above S. T is the biggest, तो T आपका अगर हाईएस्ट या बिगेस्ट जो है हाइट पे, तो आपके पास कहाँ जाएगा, T सबसे टॉप पे आएगा। R इज जस्ट बिलो Q, R जो है वो जस्ट बिलो Q है, बट नॉट ऑन एन इवन फ्लोर, तो ऑड फ्लोर पे। R आपका यहाँ पे आ सकता है, R आपका यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज Q इज जस्ट अबव R एंड T आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसने नेक्स्ट कहा कि Q आपका जो है वो S के ऊपर है, Q इज प्लेस्ड अबव S। अगर मैं पहले केस को देखूं तो इट विल बी रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज Q शुड बी अबव S, बट S आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, दो पोजीशन पे। एक ही एलिमेंट आपके पास बच रहा है Q R S U, तो U आपका इन दो पोजीशन में से कहीं पे भी आ सकता है। तो नाउ वी कांट फाइंड आउट कि U की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उसी के हिसाब से U के और R के बीच में कितने बॉक्सेस रखे हैं वो हमें नहीं आइडिया है। क्लियर है, तो ये आपका नहीं हुआ। अब आपने ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल आउट किया, फर्स्ट और सेकंड को ट्राई किया क्योंकि वो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है। तो जब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को आप ट्राई करेंगे, फर्स्ट में जितनी जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी यूज होगी और सेकंड में जितनी है, तो आपके पास टी इज द बिगेस्ट टी ऑन द टॉप, ठीक है, एंड टी डज नॉट प्लेस ऑन एन इवन नंबर पोजिशन, एस प्लेस्ड ऑन एन इवन, एस आपका कहाँ है, एक इवन पोजिशन पे प्लेस किया गया है। अब देखो यहाँ पे उसने अगेन कहा कि R जो है वो यहाँ पे आ सकता है, R जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है। नेक्स्ट उसने कहा Q इज इमीडिएट अबव R, Q इज इमीडिएट अबव R आपके पास यहाँ पे आ गया। उसने क्या कहा कि S जो है वो एक इवन फ्लोर पे रहता है, इवन पोजीशन पे रहता है, सॉरी, S आपका यहाँ पे आ गया। देन U यहाँ आ सकता है, U यहाँ आ सकता है,
राइट, यू यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। अब कुछ है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे मिस किया हो, क्यू आपके पास एस के ऊपर है, क्यू इज प्लेस्ड अबव एस हमारे पास फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है, तो क्यू मस्ट बी अबव एस, तो आपके पास ये केस यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो जाता है। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन केस नाउ एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन यू एंड आर स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आपके पास आंसर कहाँ से आ रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन नंबर 2 से आंसर आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हमारा जो है ये क्वेश्चन था होमवर्क से। इस क्वेश्चन को देखोगे आपके पास क्या दिखेगा, 5 बॉक्सेस ए टू ई आर स्टैक्ड वन अबव अनदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। कह रहा है कि कौन सा बॉक्स जो है वो बॉटम पे होगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा अब आपको। तो बॉक्स सी जो है वो प्लेस्ड समवेयर अबव बोथ बॉक्स ए एंड बी। सो सी जो है वो समवेयर अबव ए और बी दोनों से है। आपको बॉटम मोस्ट बॉक्स निकालना है, बॉटम मोस्ट बॉक्स फाइंड आउट करना है एंड 5 बॉक्सेस टोटल ही है सिर्फ। तो सी जो है वो आपका हो गया, 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड ई। अब एक चीज देखो, एक बॉक्स है डी और ई के बीच में, आपको पता है वन अबव अनदर आपके पास बॉक्स रखे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस। तो आपके पास सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है, राइट। तो ए और बी यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगा, ए और बी यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगा। डी और ई के बीच में 1 बॉक्स रखा है, तो अब डी और ई जो है वो इसमें तो नहीं आ सकता, तो डी और ई ऐसे आ सकता है, डी और ई यहाँ पे आ सकता है, और डी और ई इसी केस में यहाँ पर भी आ सकता है। तो इट मीन्स वी डोंट हैव एनी फिक्स्ड पर्सन या फिक्स्ड बॉक्स एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो आपके पास फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आ रहा। चेक सेकंड वाले को ट्राई करोगे तो आपके पास सिर्फ इतना लिखा गया 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ से तो आपका कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं एक बार और फिर ट्राई करते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी जितना आप फर्स्ट स्टेटमेंट से बना चुके हैं वो यूज करोगे, राइट। तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट से आपने आपको जितना मिला था आपने ऑलरेडी बना के रखा है, उसको खराब नहीं करेंगे। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, अब 1 बॉक्स आपने ए और बी के लिए रखना है, तो सेकंड केस जो यहाँ पे ये वाला केस जो दिख रहा है, केस नंबर फर्स्ट, रुक जाओ, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, आपके पास जो केस 1 दिख रहा है वहां पे तो ए और बी आ नहीं सकता। नेक्स्ट केस देखो, आपके पास ए और बी इन दो पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे आ सकता है और ए और बी इन दो पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे आ सकता है। सो अगेन बाय इवन बाय कंबाइनिंग हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, लेट्स सी कि हमने सारी चीजें यूज करी हैं, सी समवेयर अबव बोथ ए एंड बी, ये भी ठीक है, 1 बॉक्स बिटवीन डी एंड ई, ये भी ठीक है, और 1 बॉक्स बिटवीन ए एंड बी, ये भी ठीक है। सब कुछ हमने देखा और हमारे पास स्टिल 2 पॉसिबिलिटीज बच रही हैं, और इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि लास्ट में कौन सा आ रहा है, बॉटम में कौन सा बॉक्स है। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड भी कम सफिशियंट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वन बाय वन आप क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, इसको रीड करिए। मैनी स्कूल्स हैव रिपोर्टेड अ राइज इन बुलिंग इंसिडेंट्स स्पेशली अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्पेशली अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे बुलिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन विच कैन डिक्रीज दिस इंसिडेंट्स, या फिर इसको बिल्कुल सुधार दे। तो आपको ऐसा चीज एक्शन लेना है स्कूल, और एक्शन ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और फिजिबल हो। तो स्कूल शुड इम्प्लीमेंट मैंडेटरी एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स, कि आपको स्कूल जो है वो एक एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स बनाए जिसके हिसाब से अवेयरनेस होगा और ये चीज़ें, ये एक्शंस जो है वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। ठीक है, ये आपका एक करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, ओनली स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन बुलिंग शुड बी पेनलाइज्ड। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में सपोज कोई स्टूडेंट है और वो उनको ही पैनलाइज करके विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम इन प्रिवेंटिव मेजर। तो यहाँ पे ये ज्यादा फोकस कहाँ कर रहा है कि दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इफ वी मेक प्रिवेंटिव मेजर्स, इफ वी टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। कि क्या करता है, एक टाइम वेस्ट करता है। तो ये करेक्ट और एक प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, बिकॉज सिर्फ मतलब टाइम वेस्ट के चक्कर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको पूरा, मतलब जो केस है उसको पूरा एनालाइज ना करें, राइट, टाइम ना दें उस चीज पे। तो आपके पास ये करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़े, इसको ट्राई करें रीड करने का।
डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, वट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इज और आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें क्या क्या जो आपके पास है कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट है लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी एज हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉय। एज यू कैन सी यहाँ पे अफेक्टिंग बायोडिवर्सिटी लिखा हुआ है, बिकॉज हैबिटेट अगर जो हमारे पास एनिमल्स हैं, हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर उनका हैबिटेट जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है तो लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी होता है। देन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमोस्फेयर। एज यू कैन सी अगेन यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम ग्लोबली यहाँ पे कंसर्न है। तो आपके पास ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। नाउ इफ इट इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू रिड्यूस्ड ट्री कवर। क्या अगर ट्री कवर जो है वो, क्योंकि ट्री कटेंगे तो कवर कम हो जाएगा, ट्रीज कम हो जाएंगे, तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इट डिक्रीजेस। ऑल्सो अगर आपका यहाँ पे सॉइल को जो कम बांध के रखने की प्रॉपर्टी ट्रीज की होती है, फिर वो चली गई, राइट, तो इरोजन ज्यादा हो गया, इंप्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा हमारा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी माय आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी माय आंसर। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the light of burgeoning potential of AI technologies, it's imperative to embrace the widespread integration across various sectors to catalyze progress and innovation. Now we are giving arguments. Argument favor में भी हो सकते हैं, against में भी हो सकते हैं, but आप जो भी argument वहाँ पे provide करो, if you are against of the action, तो आप उसके बारे में एक proper fact दीजिएगा कि आप यहाँ पे क्यों उसके अगेंस्ट हो, और वो एक सही फैक्ट होना चाहिए जिस हिसाब से आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग लगे। सेम आपके पास जो यस अगर आप हो, मतलब फेवर में हो किसी एक्शन के, तो अगेन आपको अपने रीजंस और अपने फैक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सो दैट इट विल प्रूव कि आप एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो एंड आपको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो आपके पास क्या है, यस AI टेक्नोलॉजीज हैव द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज वेरियस इंडस्ट्रीज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये आपको एक मतलब एक तरीके से क्या बता रहा है, उसका फेवर में है, राइट, और उसकी अच्छाइयां बता रहा है, एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, राइट। जबकि जो सेकंड वाला है वो इसके अगेंस्ट है, एंड अगेंस्ट में वो रीजन दे रहा है, चूजिंग नॉट टू अडेप्ट AI माइट सीम लाइक अ सेफर ऑप्शन। यहाँ पे अवॉइडिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस एंड अनसर्टेनिटीज एट एसोसिएटेड विद इट्स इंटीग्रेशन टू सोसाइटी। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तो यस, कोई नई चीज आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करें तो कॉम्प्लिकेशन तो आएंगी, बट इट कंप्लीटली ये क्या कर रहा है, उसको आउट ऑफ फोकस कर रहा है, और मेजर फोकस उसका कहाँ पे है कि यहाँ पे कि सेफर ऑप्शन है, राइट। मेजर फोकस है कि हमें टाइम सेव करना है और अभी AI की तरफ नहीं जाना है, जो हमारी मतलब जो कंजर्वेटिव थिंग्स चीजें हैं उसी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, राइट। बट हम क्या कहते हैं, हमें इवॉल्व होते रहना पड़ता है। तो ये एक अगर हम अगेंस्ट में भी है तो ये एक क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे फोकस किसी और तरफ है। ठीक है, अब अगर ये प्रॉपर हमें AI के डिसएडवांटेजेस बताता तो जाके ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहता, बट आपके अगेंस्ट में भी उसने एक प्रॉपर डिसएडवांटेजेस यहाँ पे नहीं बताए हैं, तो आपके पास सेकंड जो है वो एक वीक आर्ग्यूमेंट है और फर्स्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहेगा। ठीक है, बिकॉज वो एक प्रॉपर AI के एडवांटेजेस बता रहा है। तो आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड बी रेगुलेटेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहिए किसी रूल्स वगैरह के हिसाब से, सो दैट कि दे विल फॉलो दोज रूल्स एंड वहां पे से कुछ चीजें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो पाएगी। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वन बाय वन है। फर्स्ट है येस, रेगुलेशंस ऑफ सोशल मीडिया कैन हेल्प कर्व द डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड हार्मफुल कंटेंट, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल। नाउ वी नो दैट कि प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो ये एक सही रीजन आपको दे रहा है, तो इट इज द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू बी इन द फेवर ऑफ रेगुलेशन ऑफ social media. Next is कि no excessive regulation may infringe on freedom of speech and innovation and thus decrease the time invested by people on social media platform. तो इट इज मेजरली फोकसिंग कि आपके पास जो टाइम इन्वेस्ट बाय पीपल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इट इज नॉट दैट यूजफुल और नॉट दैट हार्मफुल। अगर लोग थोड़ा कम चलाएंगे सोशल मीडिया तो क्या इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट है?
विच इज सीरियस? नो। तो आपके पास क्या है, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट दे रहा है, बट एक वीक आर्ग्यूमेंट दे रहा है फर्स्ट से। नेक्स्ट इज कि नो, इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन मे हिंडर डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज। तो आपको क्या है कि यहाँ पे जो न्यू फीचर है, क्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है उससे? किसी की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, किसी का यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा है, उससे इंपॉर्टेंट है क्या हमारे पास न्यू फीचर्स का आना? तो नहीं, ये भी एक क्या होगा, वीक आर्ग्यूमेंट होगा। तो आपके पास अगेन सिर्फ फर्स्ट ही यहाँ पे ट्रू रहेगा। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, इस पे बेस्ड हम इन्फरेंस फाइंड आउट करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमें पॉइंट आउट करेगा पैराग्राफ के अंदर, वही हमारा एक इन्फरेंस होगा। सो अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड, मोस्ट ऑफ देम अर्न आइदर द मिनिमम और अनसर्टेन वेजेस while others are engaged in various odd jobs। कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स है वो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज है इंडिया में, और वो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। इन्फरेंस क्या निकाल सकते हो आप यहाँ पे से, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया ग्रेटर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा वो ज्यादा बेटर यहाँ पे है, मान लो, ठीक है। आपने क्या देखा कि यहाँ पे दिस इज द करेक्ट inference। Next, some workers in unorganized sector workforce have regular and fixed। अब ये तो इसको completely contradict कर रहा है आपकी information को जो given की गई है, तो ये एक inference नहीं हो सकता। inference हमेशा वो होगा जो आपके based होगा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है आपके पैराग्राफ में, ठीक है। तो उससे थोड़ा थोड़ा आप क्या समझ सकते हो, क्या यहाँ पे आप एक इन्फर कर सकते हो, वो आपका आंसर में आता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है जो स्टेटमेंट में पॉइंट आउट नहीं कर रही है किसी भी गवर्नमेंट द्वारा लिए गए आपके एक्शंस पे, राइट, कि विच इज इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, राइट। यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं दिया जा रहा है या गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, थर्ड एक सही इन्फरेंस नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट में ऐसी बातें आपकी इतनी नहीं कही गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अभी अगेन हमारे पास एक कोर्स ऑफ एक्शन है, काफी इजी है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक सप्लाइंग टू द सिटी। तो अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन में यहाँ पे से ले सकते हैं, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल लेक सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। क्या कह रहा है कि जो वाटर है हमारा उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है वाटर लेवल में। फिर आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है, द सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट। अब पार्शियल कट, कट सुन के ही आपके थोड़ा हो जा रहा होगा कि ये भाई ये तो बहुत गलत है, बट दे आर सेइंग पार्शियल कट। पार्शियल कट मतलब जो अगर मान लो पानी रोज आ रहा है, रोज मतलब रोज पे भी पूरा दिन पानी आ रहा है आपके टैप में, बट हम अगर पार्शियल कट लगा दे तो उसमें क्या हो जाएगा कि स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ये सुबह या शाम पानी आएगा या दिन में पानी आएगा, किसी भी एक टाइम में हमने सोच लिया कि चलो इस टाइम के इस टाइम तक आपके पानी आ जाएगा। तो एक पार्शियल कट हम सप्लाई पे लगा सकते हैं। इट इज नॉट अ कंप्लीट, हम क्या कर रहे हैं लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं, वो नहीं है। एक पार्शियल मतलब कुछ टाइम के लिए हम इस एक्शन को ले सकते हैं, जस्ट कि आपके तब तक जो ये प्रॉब्लम है उससे एक दूसरा रास्ता निकल पाए। तो आपके पास क्या है, ये एक करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है राइट नाउ, बिकॉज सिग्निफिकेंट ड्रॉप वाटर लेवल में हो गया है। तो सबके पास पानी जाना चाहिए किसी टाइम पीरियड तक, और इतना अमाउंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए पार्शियल कट एक सही आपका एक्शन हो सकता है यहाँ पे। The government should appeal to all the residents through mass media for minimal use. If we will address people and we will say कि भाई अभी आपका पानी कम है, because reason भी हमने दिया और उसके बाद हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि ऐसा करें, तो यहाँ पे if we will inform people तो यहाँ पे कुछ हेल्प हो पाएगी, राइट। और यहाँ पे people will use मतलब सिर्फ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे वाटर का, इसके बाद तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत कुछ टाइम तक के लिए ठीक हो पाएगी। तो ये एक इमीडिएट एक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो आपका सेकंड वाला भी है। तो दोनों ही यहाँ पे आपके फॉलो करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है।
7th, इसको ट्राई करेंगे रीड करने का। हमारे पास यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में गया है, अ नेशन वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन। ऑल्सो द प्रोग्राम फोकसेज ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, construction in individual household toilet and ensuring proper disposal of waste. The mission is aligned with the vision of a cleaner, healthier and more sustainable India, enhanced public health and environmental well-being. The program is led by the मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और यहाँ पे कहा गया है वन बाय वन बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। इट एम्स एट इम्प्रूविंग, मतलब जो आपकी स्वच्छ भारत अभियान है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट कंडीशन, तो इट इज करेक्ट। इट फोकसेज ओनली ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन, नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास ये क्या कर रहा है, द मिशन इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल इंडिया, और ओवरऑल इंडिया के लिए ये पूरा आपका चल रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। द मिशन एनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इट एनकरेजेस सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट, तो ये भी आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। तो आपके पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसको रीड करना है एंड इन्फरेंस हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है टेस्ला's second price cut in the world's largest market, China, in the last 3 months amid weaker demand have fueled forecast of a wider price war. The company has lowered the price in Japan, South Korea and Australia for its several electrical vehicle models manufactured in China. तो टेस्ला क्या कर रहा है, टेस्ला का सेकेंड प्राइस कट हुआ है चाइना के अंदर लास्ट 3 मंथ्स में। इसका मतलब प्राइस कट मतलब डिमांड कम है, तो वीकर डिमांड हो गई है फ्यूल की फ्यूल फोरकास्ट फॉर अ वाइडर प्राइस वॉर, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, डिमांड यहाँ पे वीकर है। द कंपनी हैज लोअर्ड, सेम चीज उसने कहाँ भी करी है, जापान में भी करा है, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया में भी करा है, सेम उसके इलेक्ट्रिकल व्हीकल मॉडल की। अब आपके पास यहाँ पे इन्फरेंस क्या क्या है, अब प्राइस वॉर सिमिलर टू चाइना इन द मार्केट ऑफ जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है आगे चल के, यस, क्योंकि उसने क्या कर दिया वहां पे भी प्राइस कट किया है। तो जो सिचुएशन आपके चाइना में फेस हो रही होगी, क्योंकि वो सेम तरीके की चीजें आपकी यहाँ पे आ रही है इन फ्यूचर, तो आपका फर्स्ट वाला एक इन्फरेंस करेक्ट होगा यहाँ पे से। वी कैन infer this information from the passage. There is weaker demand for electrical vehicle in Japan. Yes, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, तो आपका ये भी करेक्ट होगा। बोथ 1 and 2 आर इन्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, इसको ट्राई करो। नाउ वीकन्स का मतलब क्या होता है, वीकन्स द ऑथर्स कंक्लूजन मतलब है कि कंप्लीटली ऑपोजिट करो उसको, या फिर उसको कंप्लीटली आप वीकर कर दो, उस आर्ग्यूमेंट को ही वीकर कर दो। वीकर कैसे करोगे, जब आप उसके ऑपोजिट में या फिर कोई चीज बोलोगे, या फिर ऐसी चीज बोलोगे जो उसके मतलब उसके जो पावरफुलनेस होगी उसको कम कर दे, है ना। तो आपका क्या है, द पॉल्यूटेंट कमिंग फ्रॉम द आयरन रिफाइनरी दैट हैज बीन, कोई ये बोल रहा है, ठीक है, कोई ये बोल रहा है दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली बिल्ट नेक्स्ट टू आवर फार्म लैंड इज किलिंग। तो आपके फार्म लैंड के बगल पे क्या है, एक फैक्ट्री या एक रिफाइनरी, आयरन रिफाइनरी हो रखी है एस्टैब्लिश, which is killing our plants and therefore the refinery should be shifted to other place। तो वो कह रहा है कि ये हमारे प्लांट्स को किल कर रहा है क्योंकि फार्मलैंड है, और उसके लिए वो चाहते हैं कि रिफाइनरी कहीं और शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ से आपको वीकन द ऑथर्स कंक्लूजन मतलब द ऑथर्स कंक्लूजन, फर्स्ट द ऑथर्स कंक्लूजन इज रिफाइनरी शुड बी शिफ्टेड टू अदर प्लेस, और जो वहां से आपके पॉलिटेंट्स आ रहे हैं वो खराब है, तो ये उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये आपको वीकन करना है, मतलब वो गलत बोल रहा है, एक तरीके से आपको ये दिखाना है कि वो सही नहीं है। तो वीकन क्या क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ दिस 5 ऑप्शन आपको एक चूज करना है। स्टडी शोज दैट क्वालिटी ऑफ पॉल्यूटेंट हैज ऑलवेज बीन present in the area.
Certain insects are also known to affect the plant. The refinery was established recently and modern machinery are used there. Iron is used by the plant grower to make shed for plants. वो कह रहा है कि आयरन यूज किया गया है प्लांट ग्रोवर द्वारा ताकि उसके प्लांट खराब हो जाए. ठीक है, टू मेक शेड्स ऑफ प्लांट, सॉरी, टू मेक शेड्स फॉर प्लांट. तो शेड बना रहा है वो प्लांट्स के लिए, तो ये तो कंप्लीटली इररिलेवेंट है इसके उससे. द इंस्पेक्शन इन द रिफाइनरी फाइंड मेनी शॉर्ट कमिंग इन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी. तो यहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी से हमारा यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है वैसे तो, पर अगर ये जो कह रहा है कि द इंस्पेक्शन इन रिफाइनरी फाइंड मेनी शॉर्ट कमिंग्स इन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, तो उसके जो आउटकम है वो कितना है हमारे प्रोडक्ट में, उससे यहाँ पे कोई भी रेलेवेंट हमें नहीं मिलने वाला आंसर. वीकन हमें करना है इस कंक्लूजन को, तो आउट ऑफ 3 ऑप्शन हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड वाले पे ध्यान दो, तो द रिफाइनरी वाज स्टैब्लिश्ड रिसेंटली एंड मॉडर्न मशीनरी आर, इवन इफ मॉडर्न मशीनरी आर यूज, तो बट ये पूरे तरीके से ऑथर के कंक्लूजन को वीक नहीं कर सकता. मतलब मान लो वहाँ वीकन मशीनरी न्यू है, बट स्टिल सपोज वो पॉल्यूटेंट आ रहे होंगे, वहां से पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मशीनरी न्यू होने के बावजूद ये चीज हो सकती है, ये चीज आपकी फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये आपका कंप्लीटली वीकन नहीं कर रहा. सेम गोज फॉर सेकंड वाला कि सर्टेन इंसेक्ट्स आर आल्सो नोन टू अफेक्ट प्लांट. सपोज इंसेक्ट्स भी अफेक्ट कर रहे होंगे प्लांट्स को, बट अगेन ये भी पॉसिबल है कि पॉल्यूटेंट्स भी अफेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये क्लियर आपको एक वीकर इंफॉर्मेशन, वीकर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है. नेक्स्ट आपके पास है कि स्टडी शोज दैट द क्वालिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, मतलब अब स्टडी एक ऐसी आई है कि जो ये शो कर रही है कि उस फैक्ट्री के पहले भी, मतलब वो फैक्ट्री नहीं भी थी तब भी वो पॉल्यूटेंट, जो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है जो प्लांट्स को किल कर रहे हैं, वो ऑलवेज उस एरिया में प्रेजेंट थे एयर के अंदर. ठीक है, वो अगर वो पहले से प्रेजेंट होंगे तो हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि जो रिफाइनरी लगी हुई है उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, राइट. सो ऑथर का जो आपका कंक्लूजन है वो रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा. बाय, बिकॉज अगर पॉल्यूटेंट्स पहले से होंगे तो यहाँ पे इवन इफ रिफाइनरी वहां पे है तो उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. एज पर द रिसेंट सर्वे 6 profitable companies that follow social responsibility policy are also very profitable. फिर in their policy these companies donate generous charity, pay taxes on time and strictly follow environmental policy. तो ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है. अब क्या कहा गया है कि इनमें से क्या इन्फोर आप कर सकते हो, तो 1 by 1 आप क्या देख सकते हो. Following policy related to social responsibility result in making a company profitable. It is possible for the company that follow all social responsibility to be profitable. तो 1 by 1 आप जब पढ़ोगे तो इसमें सबसे जो सही आपको दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, दैट इट इज पॉसिबल फॉर कंपनीज. इसका मतलब यही है कि इट इज पॉसिबल फॉर कंपनीज कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं. ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं, इसको रीड करो. अब आपको एजम्पशन फाइंड आउट कर. एजम्पशन मीन्स कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है इसके पीछे का एजम्पशन क्या है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर एजम्पशन डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट के अंदर मेंशन नहीं होता है. आरबीआई हैज अर्ज्ड ऑल इट्स एम्प्लॉय एंड अदर बैंक एम्प्लॉय टू यूज डिजिटल मींस फॉर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटीज. क्या कह रहे हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है कि बैंकिंग एम्प्लॉय को आपको बोला गया है कि डिजिटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, मतलब जो आपकी डेली एक्टिविटीज है जैसे पेमेंट करना या फिर कहीं पे भी कुछ करना वो आप डिजिटली यहाँ पे करो. तो आपके पास क्या कह रहा है कि एजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं. तो मोस्ट एम्प्लॉयर मे बी कैपेबल ऑफ यूजिंग डिजिटल मीन्स, अगर लोग कैपेबल होंगे तभी जो आपके पास ऑथर है वो एज्यूम कर रहा है कि ऑलरेडी जो लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, बिकॉज जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कैपेबल है यूजिंग डिजिटल मीन्स टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज, तभी वो बोल रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखो, मोस्ट एम्प्लॉय मे हैव एक्सेस टू डिजिटल मीन्स फॉर कैरिंग आउट, अगेन कि उनके पास एक्सेस भी होगा, मतलब गैजेट्स होंगे टू डू दिस ऑल. जस्ट सपोज ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उनके पास एक गैजेट होगा, राइट. वो कुछ खरीद रहे हैं अगर तो, राइट, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए उनके पास गैजेट होगा. तो ये क्या होगा, उनके पास एक्सेस है चीज़ों का. तो आप यही एज्यूम करोगे, तभी तो हम यहाँ पे लोगों को अर्ज कर रहे हैं दैट अदर बैंक एम्प्लॉय एंड इट्स बैंक एम्प्लॉय
फॉर कैरी आउट देयर डेली एक्टिविटीज वेन एवर पॉसिबल इंस्टेड ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मे रिजेक्ट द कंपनीज अपील। वेन एवर वी आर एडवाइजिंग समथिंग टू समवन, तो हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो उसको सुनेगा। तो जब भी आप एजम्पशन पूछोगे इस टाइम पे और ये पर्टिकुलर चीज आपकी आ रही कि वो उसको क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, तो ये एक एजम्पशन सही नहीं होगा। बिकॉज वेन एवर वी आर सजेस्टिंग समथिंग और एडवाइजिंग समवन, तो हम हमेशा ये सोच के ये अज्यूम करके करते हैं एडवाइस कि वो सामने वाला जिसको भी हम कर रहे हैं एडवाइस, वो सुनेगा, वो उसको फॉलो करेगा, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका इम्प्लीसिट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट सून योर हेल्थ रिलेटेड कंफ्यूजन बिटवीन मिल्क एंड ग्लूटेन फ्री फूड आइटम विल बी ओवर, राइट। अब उसने क्या कहा है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बिकॉज उसने लेबल कर दिया है डेयरी एंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट को वीगन में। ठीक है, अब आपके क्या क्या एजम्पशन यहाँ पे हो सकते हैं। द ऑर्डर विल क्लियर द कंफ्यूजन अमंग प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफन लेबल्ड जस्ट मिल्क, राइट। नेक्स्ट है, द ऑर्डर इज एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी ऑन द प्रोडक्ट लेबलिंग एज कंट्री। अच्छा, नेक्स्ट है, करेंटली पैकेज्ड फूड कंपनी यूज मिल्क एज जनरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि वन बाय वन कौन सा इम्प्लिसिट कर रहेगा आपका अजम्पशन। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे अजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट होंगे, क्योंकि देखो करेंटली पैकेज्ड फूड अगर मिल्क मतलब एक जनरल टर्म यूज कर रहा है तभी तो ये डिमांड आई है कि अलग अलग यूज करो, राइट। अभी तक क्योंकि नहीं था तभी आपका नया एक रूल आ रहा है। फिर द ऑर्डर इज एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी, ऑब्वियसली क्लैरिटी लाने के लिए यहाँ पे किया होगा, तभी जाके ये न्यू आपका आया हुआ है कि दोनों को आप अलग अलग कैटेगरीज में डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट, सून योर हेल्थ रिलेटेड कंफ्यूजन। अच्छा ये तो सेम ही है, ये सेम ही है गाइस, ये वाला देखते हैं। गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन अब लेना चाहिए इसके बाद। देखो, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो कह रहा है कि इसमें फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। ठीक है, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द एक्सपर्टीज। अब आप डायरेक्टर किसी को बना रहे हो तो क्या होना चाहिए, उस पर्सन की एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस फील्ड में, तो ये एक करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि डायरेक्टर ऐसा वाला बनाना चाहिए जिसकी अगेन वही सेम बात है कि एक्सपर्टीज कॉमेंसरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। तो आपके पास बोथ 1 and 2 फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करना है इस पूरे पैराग्राफ से। इसको ट्राई करो, हमारे पास 4 पॉइंट दिए गए हैं, आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है और ऑप्शन उस हिसाब से चूज करना है। Our earth is being destroyed by use of fossil fuels, which are scarce, and long-term negative impact on public health are caused by the toxic emission from diesel। क्या कह रहा है कि fossil fuel का जो use है which is very very bad, right? Negative impact है उसका, also वो कम भी है। Compared to diesel and petrol car, electric vehicle जो है वो lower pollution provide करता है। ठीक है, मतलब lower pollution उसका impact है नेचर के ऊपर। Even after considering the generation of power, fully EV have no tailpipe emission, मतलब कोई वहाँ पे emission नहीं हो रहा है। And compared to average EV, पेट्रोल और डीजल कार रिलीज more आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूड, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड उसी के हिसाब से आप कंक्लूजन निकालोगे। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन एंड पार्किंग स्पेसेस नीड तो टू बी डेवलप्ड। यहाँ पे कोई ऐसा दिखाया नहीं गया है कि पावर स्टेशन होनी चाहिए और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, राइट। देयर इज नथिंग सेड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड और कि कम है, ये नहीं कहा गया, तो ये आपका रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये आपको कहा गया है, ये करेक्ट होगा। द मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ग्रोइंग एंड देखो हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन में कोई यहाँ पे बात नहीं कही गई। दिस इज नॉट द मेन एजेंडा ऑफ द पैराग्राफ, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि पैराग्राफ में है ही नहीं तो कंक्लूड कहाँ से करोगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द environment by contributing reduction of the air pollution, तो second and fourth will be the right
आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे चलते हैं। देखो गाइस, आप इसको पॉज करके भी वन बाय वन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आपके पास है, इन ऑर्डर टू आंसर द राइवल शू प्रोड्यूसिंग कंपनी ए इज कंसीडरिंग लॉन्चिंग न्यू शूज। अब इसको ना आप ट्राई करोगे खुद से। एक पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है कंपनी ए का टू गो थ्रू लॉस बाय लॉन्चिंग द न्यू लाइन। तो आपका ये होमवर्क होगा। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सैमसंग एयर कंडीशनर्स आर इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू हिताची। देन फिर कह रहा है कि वी शुड प्रेफर हिताची एयर कंडीशनर ओवर सैमसंग वन। हिताची क्या करता है, कंडीशनर कूल करता है जल्दी और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल भी कम आएगा, फिर पैसा भी कम लगेगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच कंपैरिजंस। अच्छा, इंटरेस्टेड ही नहीं है। द डायमेंशंस ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ बोथ कंपनीज आर सिमिलर। द कूलिंग mechanism of Hitachi required less investment. The installations of charges of air conditioner of both are standardized. Installation charges के बारे में कोई पॉइंट आउट यहाँ पे नहीं किया गया, तो assumption ही नहीं होना चाहिए। एयर कंडीशनर्स ऑफ बोथ कंपनीज वर टेस्टेड इन आइडेंटिकल कंडीशंस। कि अगर अगर यहाँ पे देखो कि अगर दोनों ही कंपनीज के एयर कंडीशन सेम कैटेगरी सेम कंडीशंस में यहाँ पे टेस्ट किए गए होंगे, तभी तो वो ये बोल पा रहा है कि हिताची के एयर कंडीशनर जल्दी कूल करते हैं, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम ग्राउंड पे उनको यहाँ पे टेस्ट किया गया होगा जिसमें हिताची वाले ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिफ्थ शुड बी माई assumption for the conclusion to be true. नेक्स्ट इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है गाइस, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट में आपको बस रीड करनी है दोनों स्टेटमेंट्स को, आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसी और का रीजन बन सकता है, दूसरे जो है आपके दूसरी स्टेटमेंट का। देयर हैज बीन इंक्रीज इन आइसक्रीम सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। देयर हैज बीन डिक्रीज अ जैक फ्रूट सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। अब यहाँ पे वन बाय वन आप देखो क्या आप आंसर कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक में बात हो रही है कि देयर हैज बीन इंक्रीज इन द आइसक्रीम सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, इंक्रीज हुआ है आइसक्रीम में। दूसरे में कहा है डिक्रीज हुआ है जैकेट सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। जैकेट मतलब सर्दियों का है, और दोनों में अलग अलग चीजें बात हो रही है। यहाँ पे आइसक्रीम की सेल इंक्रीज हुई है, यहाँ पे जैकेट की सेल डिक्रीज हुई है, दो में दो सेल अलग अलग हैं। बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, राइट। कोई ना कोई रीजन हो रहा होगा ये सेल को कम और ज्यादा होने का। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉज है, और सॉरी यहाँ पे ये क्या है, इफेक्ट है। और दोनों ही अलग अलग कॉज के इफेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बातों के बारे में बात हो रही है, चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन अगेन देखिए। द न्यू प्रोसेस टू कैलकुलेट सेल लिमिट दैट मैनेजर हैज प्रपोज्ड कुड लीड टू शार्प आउटफ्लो फ्रॉम प्रोडक्ट स्टॉक्स। इसको देखो। The overall weight of sale in company is expected to fall by 10%। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करना। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगेन, द कंपनी हैज रिजेक्टेड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यूज सप्लाइड बाय द बुटीक एंड हैज कैंसिल्ड द इंटायर ऑर्डर स्टेटिंग द रीजन टू बी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अच्छा, एक कंपनी है जिसपे बुटीक ने अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए हैं, बट कंपनी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कंसाइनमेंट को। क्या रीजन दिया, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड अनपॉलिश्ड है, अनफिनिश्ड है वो उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए बुटीक को। बुटीक नीड्स टू इन्वेस्टिगेट द फंक्शनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट along with the raw material they purchased। मतलब कि अपना जो उनका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके साथ उनको काम करना चाहिए, क्या बात हो रही है, एंड जो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा उसमें क्या दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है कि बुटीक शुड इन्वेस्टिगेट ऑल द वैल्यूज रिजेक्टेड बाय। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यूज हैं जो रिजेक्ट किया है कंपनी, उसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शुड इन्फॉर्म द कंपनी रिगार्डिंग स्टेप्स हैज बीन इनिशिएटेड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ट्राई टू नेगोशिएट
अगेन। तो फर्स्ट देखो, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है जो आप सीधे लेते हो, कोई चीज आपकी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आपकी हो रही है, तो कोर्स ऑफ एक्शन विल बी द फर्स्ट थिंग टू रेक्टिफाई इट, राइट। तो चीजों को सही करने के लिए तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट एक एक्शन नहीं होगा किसी कंपनी का। मतलब पहले वो क्या करेगी, उस पर वर्क करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी कि रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है या फिर उनके जो एंड प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, ठीक है। और तो उसके बाद वो फिर नेगोशिएट करने के लिए बाद में जाके कंपनीज को बोलेंगे, ठीक है। इट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस जो वो लेंगे उस टाइम पे, ओके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ही आंसर में आएगा। क्लियर है? चलो, सो आई होप ये सारी ही जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चन ऑफ पजल्स ऑल्सो, और डेटा सफिशिएंसी के भी आज की इस क्लास के अंदर हमने सॉल्व किए थे। सो आई होप गाइस आपको आज के सेशन के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे आपके ये कोर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके एग्जाम में। तो इन सभी कोर्सेज को आप देख सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड कोर्स हो गया आपका, जिसमें फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक का आपको सारी हेल्प मिलती है, और सिल्वर कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस और जो आपका फेस टू और इंटरव्यू के पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती है। अगेन कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप edutap.in विजिट करेंगे, वहाँ पे जाके आपको RBI कोर्सेज चूज करना है और उस पर स्क्रॉल डाउन करना है, देन यू विल फाइंड आउट दीज कोर्सेज, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से इन्फॉर्म्ड यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड दीज वर ऑल द sessions for RBI Grade B 2026, and I hope these sessions are going to help you to practice well for reasoning, and remember to practice more questions on very important topics in reasoning, ठीक है, so that you can easily attempt more and more questions in your exam. All the best everyone.